अगर आप बिहार या यूपी से हैं तो आपने शारदा सिन्हा का नाम सुना होगा और हो सकता है आपने उनका ये गाना भी सुना हो। ले ले हो पिया सिंदूर बंगाल के। तो इस गाने में नई नवेली दुल्हन अपने पति को वापस बुला रही है। कहां से? बंगाल से। और ये इकलौता ऐसा रेफरेंस नहीं है। पोस्ट इंडिपेंडेंस ऐसे हजारों हमारे पास रेफरेंस मिलते हैं जो पॉप कल्चर में दिखाए गए हैं कि किस तरीके से लोग कमाने के लिए पूर्व की तरफ जाते थे, और पूर्व का मतलब है बंगाल। लेकिन फिर भी महुआ मोइत्रा ये कहती हैं कि बंगाल कभी भी इंडस्ट्रियल स्टेट था ही नहीं, वो हमेशा से एग्रीगेरियन स्टेट था। Bengal has never been a hub for large manufacturing and cannot be. It is a partition state. It is still an agrarian economy. तो क्या ये सच बोल रही हैं? और अगर नहीं तो बंगाल के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को तबाह किसने किया? आइए इस वीडियो में जानते हैं, और साथ ही ये भी देखते हैं कि क्या महुआ मोइत्रा ही हमजा अली मजारी हैं जो बीजेपी के लिए बंगाल में टीएमसी का काम तमाम कर रही हैं। तो मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं भारत एंड बॉर्डर्स। तो आइए महुआ मोइत्रा जी के दिए हुए स्टेटमेंट को फैक्ट्स के साथ समझते हैं। महुआ मोइत्रा का कहना है कि बंगाल कभी भी एक मेजर इंडस्ट्रियल हब नहीं था, मगर जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो कहानी एकदम उलट नजर आती है। 1948 में जो पूरे देश में फैक्ट्रीज थी उनमें से 25% फैक्ट्रीज अकेले बंगाल के पास थी, और यही नहीं, देश को 30% एम्प्लॉयमेंट अकेले बंगाल दिया करता था। साथ ही साथ 1964 तक बंगाल बॉम्बे के बाद वो दूसरा स्टेट था जिसकी फैक्ट्री सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया करती थी। उस दौर में कलकत्ता एक मेजर बिजनेस हब हुआ करता था। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जैसे बिरला, जेके, थापर या टाटा, इन सब के हेडक्वार्टर्स कलकत्ता में हुआ करते थे। एविएशन में भी बंगाल का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। जो मुंबई आज के समय इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए जानी जाती है, उस समय सिर्फ एडन, मस्कट और ईस्ट अफ्रीका जैसे देशों में ही ऑपरेशन करती थी। वहीं कलकत्ता पूरे इंटरनेशनल मार्केट को कंट्रोल किया करती थी। इससे साफ पता लगता है कि महुआ मोइत्रा का स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट है। और यही नहीं, बंगाल जो कि देश के नेट वैल्यू एडिशन में 30% कंट्रीब्यूट किया करता था, आज घटकर सिर्फ 2% रह गया है। आखिर जर्मनी ऑफ ईस्ट कहे जाने वाले स्टेट को बेगर कैपिटल किसने बनाया? आइए जानते हैं। चीजें लेफ्ट गवर्नमेंट के पावर स्ट्रगल के साथ बिगड़नी शुरू हुई, और इसका प्राइम एग्जांपल 1968 में हमें देखने को मिला, अशोक कुमार नाइट। जब अशोक कुमार, उस समय के जाने माने एक्टर, बंगाल आए थे तो उस समय एक बड़ी भीड़ उमड़ी उनका स्वागत करने के लिए, मगर उन्हें यह नहीं मालूम था कि ये एक ट्रेजेडी में बदलने वाला है। कम्युनिस्टों ने अपना रेड टेरर फैलाने के लिए उस भीड़ पे हमला किया, और सिर्फ लड़ाई झगड़े नहीं, वहां की जितनी औरतें मौजूद थी उनको घसीट के उनके साथ रेप किया, और यहां तक कि 2 दिन तक उनके अर्धनग्न शव वहां के सरोवर में मिले। और इस चीज को जस्टिफाई करते हुए उस समय के कम्युनिस्ट लीडर्स और ज्योति बसु ने यह कहा that this is the rise of proletariats against bourgeois, मतलब एक मास क्राइम को क्लास स्ट्रगल का रूप दे दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। 1968 के अशोक कुमार नाइट के बाद हर दशक, लगभग हर दशक रेड टेरर का विटनेस बना। 1970, 1979, 1982, 1990 या 2000 या 2007 का इनफेमस नंदीग्राम मैसेकर, जिसने बंगाल की सेफ स्पेस इमेज को इफेक्ट किया। बात यही नहीं रुकी। 1967 में जब यूनाइटेड फ्रंट के साथ लेफ्ट पहली बार सरकार में आई, तब उसने घिराव जैसे नोटोरियस एक्ट को लीगलाइज किया, जिसके बाद से ही हमें घिराव के इंसिडेंट्स बढ़ते हुए नजर आए। इसका रिजल्ट यह हुआ कि उस साल मार्च में घिराव की 32 घटनाएं हुई, मई में बढ़कर 151 हो गई, और सितंबर तक यह नंबर 194 तक पहुंच गया। और इस अनलॉफुल एक्ट ने कई कंपनीज के मैनेजर्स की जान ले ली। लेफ्ट का बंगाल की इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ा, यह हमें 3 एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ स्टोरी से पता चलता है। पहले लक्ष्मीपति सिंघानिया, दूसरे दीपक पुरी और तीसरे आदित्य बिरला। 1974 में लक्ष्मीपति सिंघानिया ने एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया। वो इंडिया की पहली कंपनी थी जो एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करती थी, जहां पे एक रेड टेरर का इंसिडेंट कंडक्ट करवाया गया, और उसके बाद लेफ्ट गवर्नमेंट ने उस कंपनी को नेशनलाइज कर दिया। इसके बाद जो टारगेट बने वो थे आदित्य बिरला। 1994 में आदित्य बिरला को राइटर्स बिल्डिंग के सामने उनकी गाड़ी से निकाला गया, उनके कपड़े फाड़े गए और उनको उसी हालत में परेड करवाया गया। इसके बाद आदित्य बिरला बंगाल छोड़ के वापस बॉम्बे चले गए और अपने सारे कैपिटल्स को बंगाल से खींच लिए। और साथ ही साथ दीपक पुरी, जो कि नोएडा बेस्ड डेटा स्टोरेज कंपनी के प्रमोटर हैं, वो भी लंदन से अपनी पढ़ाई करने के बाद कलकत्ता में अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू करना चाहते थे, मगर
रेड टेरर के वजह से और साथ ही साथ मिलिटेंट लेबर एक्शंस के वजह से उन्होंने बंगाल से एग्जिट ले लिया। ये तो कहानी थी लेफ्ट की, मगर ममता भी कम उत्पाती नहीं। उन्होंने भी एंटी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को फॉलो किया और साथ ही साथ 2011 में सिंगूर से टाटा नैनो को अपना बना बनाया प्लांट छोड़ के गुजरात जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ममता अपनी पॉलिटिकल लेगेसी बनाना चाहती थी और हुआ भी यही। 2011 के सिंगूर प्रोटेस्ट के बाद ममता सीएम बनी, मगर सिंगूर के फार्मर्स आज भी रिग्रेट करते हैं। राज्य में जाकर वहाँ का आदमी बोलता है तुम उसका वहाँ टाटा को भगा दिया और यहाँ काम करने आया, तुम भी यहाँ से भागो। ममता यही नहीं रुकी, उन्होंने द रिवोकेशन ऑफ वेस्ट बंगाल इंसेंटिव स्कीम एंड ऑब्लिगेशंस इन द नेचर ऑफ ग्रांट्स एंड इंसेंटिव बिल 2025 को नोटिफाई किया। इस बिल में यह था कि 1993 से दिए गए सारे इंसेंटिव्स को रेट्रोस्पेक्टिवली विड्रॉ कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से पहले से मिले हुए बेनिफिट्स भी नल एंड वॉइड हो जाएंगे। ममता बनर्जी के इन्हीं एंटी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की वजह से 6000 कंपनियां पिछले एक दशक में बंगाल छोड़ के जा चुकी हैं। और आयरनी यह है कि जिस बंगाल में लोग अपनी किस्मत आजमाने आया करते थे, उस बंगाल में आज के समय सबसे ज्यादा बेगर्स बसे हुए हैं। तो कंक्लूजन यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए और एक वुमेन ने अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए एक स्टेट की इकोनॉमिक रीढ़ की हड्डी इंडस्ट्रीज को तोड़ के रख दिया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।